हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। ये बेसिकली हमारा आज थर्ड लेक्चर है फॉल्स एविडेंस के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमारा पहला सेक्शन होने वाला है 212 बात करता है आपका हार्बरिंग ऑफेंडर, यानी कि आपने ऑफेंडर को यानी कि अक्यूज्ड को हार्बर करा, यानी कि उसे शरण दी है। हमने डेफिनेशन क्लॉज में भी पढ़ा था व्हाट इज मीनिंग ऑफ हार्बर। ठीक है, तो 212 ये कह रहा है व्हेन एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जब कोई ऑफेंस कमिटेड होता है, हुएवर हार्बर्स यानी कि जिसने शरण दी है। हार्बर का मतलब यानी कि आपने उसकी ऑफेंडर की हेल्प करी है। हेल्प इन द सेंस यानी कि आपने जैसे मान लीजिए कोई भी ऑफेंस करके मेरे घर पे आके रहता है और मुझे पता है कि ये कोई ऑफेंस कर आया है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे विकास दुबे एक जो गैंगस्टर था, वो अपने रिश्तेदारों के घर जाता है, तो उस वक्त सारी न्यूज में पता चल रहा था कि एक ऐसे विकास दुबे जो है वो एब्सकॉन्ड करा हुआ है और वो पुलिस से भाग रहा है। तो उसके रिश्तेदारों ने भी उसको शरण दी थी, यानी कि हार्बरिंग करी थी, अपने घर में रखा था। ठीक है, तो उनपे 212 का केस बना था, 212 का केस बना था। ठीक है, तो यानी कि अगर आप किसी भी ऑफेंडर को यानी कि किसी भी अक्यूज्ड को आप अपने यहां पर हार्बर देते हो, ठीक है, या कंसील करते हो, और ये बात आपको पता भी है कि वो कुछ ऑफेंस करके आया है, तो आप पे 212 का केस बनता है। अगर आपने जैसे मान लीजिए ये एक अक्यूज्ड है, ठीक है, ये एक मर्डर करके आया है, ठीक है, और मर्डर की पनिशमेंट क्या है आपकी, डेथ तक है, यानी कि आपका जो हाईएस्ट पनिशमेंट है वो उसमें मर्डर में आपका डेथ पनिशमेंट भी है। अब जो है ए को मैंने अपने यहाँ पर हार्बरिंग कर दी, यानी कि अपने यहाँ पर घर पे उसे शरण दे दी, खाना वाना पिलाया और मतलब उसको अपने यहाँ पर हार्बर करा। ठीक है, अब क्या होगा, तो मेरे पे कौन सा ऑफेंस बनेगा, 212 का ऑफेंस बनेगा, और मुझे कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 5 साल की पनिशमेंट मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि वो ऐसा ऑफेंस करके आया है कैपिटल पनिशमेंट वाला, यानी कि जिसमें आपका डेथ पनिशमेंट भी है, तो इसलिए मुझे 5 साल तक की सजा मिलेगी। अब मान लीजिए जो ए है वो सिर्फ आपका कल्पेबल होमोसाइड वाला केस 304 का केस कर आया, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाला केस कर गया है, जिसमें मतलब 302 में तो आपका डेथ पनिशमेंट भी है, 304 में आपका हाईएस्ट पनिशमेंट आपकी इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ तक है। अगर वो ऑफेंस करके आया 304 का ऑफेंस कर आया तो मुझे कितने साल तक, और मैं उसे हार्बर करता हूं अपने यहां पर, तो मुझे 3 साल तक की सजा मिलेगी। ठीक है, बेसिकली आपका 212 के में दो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एक कैपिटल पनिशमेंट करके आया तो मेरे को 5 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, अगर मैंने उसे अपने यहाँ पर शरण दी है, या शरण दी है, खाना खिलाया, कुछ भी किया, मतलब उसकी हेल्प करी है मैंने, इससे में ऑफेंस करने में हेल्प नहीं करी, ऑफेंस करने के बाद वो मेरे यहाँ आया है, वो चीज में है। ठीक है, और अगर वो आपका ऐसा कोई ऑफेंस करके आया जिसकी पनिशमेंट 10 साल से कम की है, ठीक है, और मैंने उसे तब भी अपने यहाँ पर शरण दे दी है, जैसे मान लीजिए वो चोरी कर आया है, कोई एक अक्यूज्ड है वो एक चोरी कर आया है। ठीक है, अब वो जब चोरी करके आया तो उसकी हाईएस्ट पनिशमेंट कितनी है, 3 साल तक की, यानी कि 10 साल से कम है, तो 3 साल का मुझे कितने मिलेगी, और मैंने उसे अपने यहाँ पर शरण दी है, तो मुझे कितने साल तक की पनिशमेंट मिलेगी, 1/4, यानी कि 3 साल का 1/4 तक की मुझे पनिशमेंट मिलेगी। और इसमें एक और चीज है, अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे की ऑफेंस में हेल्प हार्बरिंग करते हैं, तो यहां पर उनके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई ए है, ए जो है वो हस्बैंड है और बी जो है वो एक वाइफ है। मान लीजिए ए जो है वो बी एज ए वाइफ अपने हस्बैंड को अपने घर में रख लेती है। ठीक है, यहाँ पर वो हार्बरिंग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उस पर वाइफ पे 212 का केस नहीं बनता। ये एक इसका एक्सेप्शन है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को हार्बरिंग करते हैं और ये भी जानते हैं ये ऑफेंस करके आया है, तब ये तो उनके ऊपर 212 का केस नहीं बनता। ठीक है, अब आते हैं हम 213 में। 213 कह रहा है टेकिंग गिफ्ट एक्सेट्रा। अब देखिए 213 ये कह रहा है कि अगर आप गिफ्ट लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं क्या, बचाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी को हार्बरिंग करने के लिए ऑफेंडर को, यानी कि ऑफेंडर मतलब अक्यूज को मैं बचाने के लिए उससे उससे कोई सामान लेता हूं। यहां पर देखिए हार्बरिंग में कोई सामान नहीं लिया था, अब यहां पर 213 में मैं उसे गिफ्ट ले लेता हूं, जैसे कोई पैसे ले लिए, कुछ ले लिए। जैसे लेट सपोज ए है, ए जो है वो अब ऑफेंस कर आया है, अभी यहां पर हम लेते हैं वो मर्डर कर आया है। ठीक है, बी जो है वो यहां पर उससे 500 रुपए ले लेता है। ठीक है, यहां पर वो क्या कर रहा है, 500 रुपए ले लेता है उसे छुपाने के लिए, तो यहां पर उस पर कौन सा केस बनेगा, 213 का केस बनेगा।
213 क्या कह रहा है, whoever accept or attempt, देखिए एक्सेप्ट और अटेम्प्ट, यहां पर अटेम्प्ट की भी सजा साथ में दे रखी है, तो 511 यहां पर रीड नहीं होगा अगर अटेम्प्ट भी करे तो। टू ऑब्टेन और एग्री एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन फॉर हिमसेल्फ एनी अदर पर्सन फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और फ्रॉम द लीगल पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, दैट इज नॉट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन फॉर द पर्पस। अब मान लीजिए वो कोई ऑफेंस ऐसा करके है जिसमें कोई कैपिटल पनिशमेंट है, तो बेसिकली वही सेम पनिशमेंट है। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर वो कैपिटल पनिशमेंट करके आया तो 7 ईयर्स की सजा, और अगर कोई लाइफ इंप्रिजमेंट के करके आया तो 3 साल तक की सजा, और अगर कोई ऐसा ऑफेंस करके आया जिसमें 10 साल तक की 10 साल से कम की ऑफेंस की है, जैसे आपका चोरी हो गई, ठीक है, तो उसमें उसका 1/4, ठीक है, उस पनिशमेंट का 1/4 की सजा मुझे मिलेगी, क्योंकि हार्बरिंग मैंने करी है और वहां पर उससे जो गिफ्ट लिया है वो मैंने लिया। अब आते हैं हम आपका सेक्शन 214 पे, यानी कि 214 पे। 214 पे क्या कहता है, ऑफरिंग गिफ्ट। यहां पर देखिए 213 और 214 में सिर्फ इतना सा फर्क है, वहां पर टेकिंग गिफ्ट है, यानी कि गिफ्ट आपने ले लिया है, और यहां पर है आपका ऑफरिंग, यानी कि आपने ऑफर करा है, ठीक है। अब यहां पर है whoever gives or cause agreed to give cause gratification to restore any cause or restoration of any property of any person considered a person concealing of the offense, यानी कि उसे कंसील करने के लिए, उसे छुपाने के लिए वो उससे कोई गिफ्ट ऑफर करता है, तो आपका 214 लगता है। 214 और 213 में और 214 में बस इतना सा फर्क है कि 213 में आपका टेकिंग है, यानी कि टेकिंग गिफ्ट है, और 214 में आपका है आपका ऑफरिंग, यानी कि ऑफर करता है। तो बस इतना सा फर्क है, और ज्यादा पनिशमेंट में भी इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और वो यही सेम बात है कि आपका जो केस होता है जो हार्बरिंग का, वो एक हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर नहीं बनता। अब आते हैं हम आपका 215 पे। 215 क्या बात करता है, टेकिंग गिफ्ट और हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको आप रिकवर करने के लिए पैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक पुलिस स्टेशन में जाता हूं, पुलिस स्टेशन वाले अपनी बाइक की चोरी की एफआईआर लिखवाने, अब पुलिस वाले क्या कहते हैं कि आपकी बाइक हम तभी ढूंढेंगे जब आप हमें 5,000 रुपए दोगे। तो यहां पर वो क्या कर रहे हैं, यानी कि स्टोलन प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए मुझसे पैसे ही ले रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, 215 का केस उन पुलिस वालों के ऊपर बनेगा। जैसे कि क्या लिखा है, whoever take or agree or consent to take gratification under the pretense of the account of helping any person to recover, यानी कि उनको हेल्पिंग के बदले में, ठीक है, हेल्प करने के बदले में मैं वो मुझसे क्या मांग रहे हैं, 5,000 रुपए मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले केस उन पे लगेगा। जैसे मान लीजिए ये मैं पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस स्टेशन में जाके मैं कहता हूँ मेरी बाइक दे दीजिए, मेरी बाइक रिकवर करवाने में हेल्प करिए, वो कहते हैं आप पहले 5,000 रुपए सबमिट करवाइए। ऐसा होता है नहीं। तो अगर मान लीजिए मुझसे वहां का कोई भी हेड कांस्टेबल या ऐसे कोई भी, मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट भी हो गया, या कोई भी ऐसा पर्सन हो गया जो चोरी की चीज को रिकवर करने के लिए मुझसे पैसा ले रहा है, तो यहां पर उसमें 215 का केस बनेगा। ये तो आपको मैंने पब्लिक सर्वेंट से समझाया। अब मान लीजिए जैसे कि ये पेन है, ये पेन चोरी हो गया, और ये एक ऐसी नॉर्मल पर्सन के पास उसे पता है कि ये प्रॉपर्टी कहां है, वो मुझसे कहता है 5,000 रुपए दो, तभी मैं आपको बताऊंगा आपकी प्रॉपर्टी कहां पर है। अब यहां पर क्या है कि उसने चोरी नहीं करी मेरी प्रॉपर्टी, बट तब भी उसमें कौन सा केस बनेगा, 215 का केस बनेगा। क्यों क्यों क्योंकि यहां पर वो मेरी चीज को रिकवर करने के लिए बदले में मुझसे पैसा मांग रहा है, तो इसलिए उसमें 215 का केस बनेगा। अब 216 क्या कहता है, हार्बिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी, यानी कि अगर कोई कस्टडी से भागा हुआ है, ठीक है, कस्टडी किसकी, जुडिशियल, दो तरह की कस्टडी होती है, एक होता है जुडिशियल कस्टडी जिसमें आपका तिहाड़ जेल या आपका बड़ी जेलों में भेजा जाता है, जो सेंट्रल जेल होती है वहां भेजा जाता है, और एक होता है पुलिस कस्टडी जहां पर आपको पुलिस वालों के पास दिया जाता है। ऐसी किसी कस्टडी में वो था, ठीक है। और हु हैज बीन ऑर्डर whoever any person convicted or charged with the offense being lawful custody offend escape from custom such custody, मान लीजिए आप किसी को कस्टडी से भगाने के लिए कुछ हार्बरिंग, वो कस्टडी से भागा हुआ है, आप ऐसे बंदे की हेल्प करते हैं, तो ये आप पे ऑफेंस लगता है। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो जुडिशियल कस्टडी से भागा हुआ है या किसी पुलिस वाले की कस्टडी से भागा हुआ है, ठीक है, वो भाग के मेरे घर आ गया, अब क्या मेरे पे कौन सा सेक्शन लगेगा, 216 सेक्शन लगेगा। वही बात है यहां पर भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। अगर मान लीजिए जैसे ये ए है, ये ए जो था वो जेल से भागकर आ गया, ठीक है, यानी कि जेल से भागकर आ गया मतलब जुडिशियल कस्टडी से भागकर आ गया। अब वो 302 के ऑफेंस में था, यानी कि डेथ वाले केस में था, ठीक है, अंदर था कोर्ट जेल में, तो मेरे पे कितने साल की, और मैंने उसे अपने यहाँ पर हार्बरिंग करी, तो मुझे कितने साल की सजा मिलेगी, 7 साल की, ठीक है। अगर वो 304 का ऑफेंस कर आया है, यानी कि जिसमें हाईएस्ट पनिशमेंट आपकी लाइफ इंप्रिजमेंट तक की है,
तो मैं उसे यहाँ पर अपने यहाँ पर हार्बरिंग करता हूँ यानी कि शरण देता हूँ, तो मुझे कितने साल तक की मिलेगी, 3 साल तक की सजा मिलेगी। और वो एक ऐसा ऑफेंस जैसे जैसे मान लीजिए चोरी करके आया है जिसकी 10 साल से कम की पनिशमेंट है या 10 साल तक की ऐसी कोई पनिशमेंट है, तो उसमें मुझे कितना मिलेगा, 1/4 पनिशमेंट मिलेगी उस ऑफेंस की। यानी कि सिंपल सी बात है कि वहां से वो जेल कस्टडी से भाग कर आए, किस पुलिस वाले की कस्टडी से भाग के मेरे पास आया, तो मेरे पे आपका चार्ज लगेगा 216 का। अब बात करते हैं आपका 216 ए की। 216 ए जो है वो सिंपल सी बात आपका एक स्पेसिफिक कर रहा है कि अगर आप किसी रॉबरर को या जो रॉबरी करके आता है, जो डकैती कर आता है, उनके देखिए रॉबरी और डकैती में फर्क क्या होता है। रॉबरी में ये होता है कि आपका इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ होता है कि मान लीजिए मैंने किसी को पिस्टल दिखा के, लोडेड पिस्टल दिखा के उससे उसकी प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, तो ये रॉबरी है। रॉबरी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है कि थेफ्ट, रॉबरी कब थेफ्ट होती है, रॉबरी कब आपकी एक्सटॉर्ट होती है, वो हमें जब पढ़ना है। तो बेसिकली रॉबरी में होता है इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ। अच्छा देखा जाए तो डकैती भी रॉबरी है, पर जब उस रॉबरी डकैती में 5 लोग हो जाते हैं, 5 लोग हो जाते हैं, तो वो रॉबरी डकैती बन जाती है। मान लीजिए हम 4 लोग थे और हम कहीं पर जाके इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ देके उनकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो ये रॉबरी है। पर जैसे ही हम 5 जने हो गए तो क्या होगा, ये डकैती बन जाती है। तो बस ये आपका 216 एक ये बात कर रहा है कि अगर आपने ऐसे किसी रॉबरी को कोई रॉबरी कर आया, कोई डकैत है, उसको आपने हार्बर करा है, तो आपका इतने साल की पनिशमेंट है। कितने साल की पनिशमेंट है आपकी, 7 ईयर्स की पनिशमेंट है, ठीक है। और यहां पर वही एक्सेप्शन की बात करी गई है कि अगर कोई हस्बैंड है, जैसे मान लीजिए ए जो है वो एक रॉबरर है, ठीक है, ये डकैत है, ठीक है, और बी जो है उसकी वाइफ है, वो अपने पति को अपने घर में रख लेती है, ठीक है। तो यहां पर उन दोनों के ऊपर, वाइफ के ऊपर आपका 216 ए का केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, यहां पर एक्सेप्शन की बात दे रखी है कि हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर एक दूसरे को हार्बरिंग करने का। देखिए हार्बरिंग का मतलब यहां पर यही है कि सिर्फ शरण देना, खाना खिलाना या ऐसे हेल्प करना। ऑफेंस में हेल्प करने वाली बात नहीं होती। ऑफेंस में हेल्प करने वाली फिर कॉन्स्पिरेसी में आ जाती है या अबेटमेंट में आ जाती है। यहां पर सिर्फ शरण दी है। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को शरण देता हो, कोई वो ऑफेंस करके रही है, तो वो ऑफेंस नहीं, हार्बरिंग का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब हमें बात करनी है सेक्शन 217 की, यानी कि अब आपके जो 217 से लेकर 220 तक जो है, यानी कि 217 से लेकर 220 तक जो है, वो आपका पब्लिक सर्वेंट से ही रिलेटेड डील करते हैं, यानी कि सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ये चार्जेस फ्रेम होंगे। अब देखिए 217 क्या कह रहा है कि एज अ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 21 में, डिसओबेइंग द डायरेक्शन ऑफ द लॉ टू सेव पर्सन फ्रॉम द पनिशमेंट एंड फ्रॉम द प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफिट। देखिए एज ए पब्लिक सर्वेंट, जैसे मान लीजिए मैं एक कोर्ट से रिसीवर अपॉइंट होता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोर्ट से अगर मैं एज ए एडवोकेट रिसीवर अपॉइंट होता हूं, तो यहां पर मैं क्या हुआ, उस वक्त तक के लिए, जब तक मैं रिसीवर अपॉइंट हुआ, यहां तक के लिए मैं आपका एक पब्लिक सर्वेंट हुआ, ठीक है। अब मैं एज ए रिसीवर पब्लिक सर्वेंट किसी के प्रॉपर्टी को जब्त करने की मेरे को पास पावर आ गई। कोर्ट ने कहा कि आप जाके उसकी ना प्रॉपर्टी ले लो। अब मैं क्या करता हूँ, कोर्ट के यहाँ पर पालना नहीं करता, यानी कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूँ, और साथ ही साथ में मैं उसकी प्रॉपर्टी को सेव कर रहा हूं कि किस तरह से वो प्रॉपर्टी फॉरफिट ना हो सके। जैसे मान लीजिए एक ये ए है, ए जो है एज ए रिसीवर अपॉइंट होता है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट है वो इस वक्त, वो इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को उसको टेक चार्ज लेने का उसको वो था ऑर्डर से कि आप इस प्रॉपर्टी को अपने अंडर लीजिए, ठीक है। पर वो क्या कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को अंडर ले ही नहीं रहा, कोई ना कोई कोई भी एक्सक्यूजेस बना के, इस फ्लिमजी एक्सक्यूजेस बनाकर ये प्रॉपर्टी ले ही नहीं रहा। अब यहां पर क्या कर रहा है कि वो उस एज ए पब्लिक सर्वेंट होने के बाद इस प्रॉपर्टी को फॉरफिट करने से बच रहा है, ठीक है। तो यहां पर उस पर ये चार्जेस बनेंगे, 217 के चार्जेस बनेंगे। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए कोई पनिशमेंट से बचाने के लिए किसी को कुछ करता है, जैसे मान लीजिए एज ए पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि ये सिर्फ पब्लिक सर्वेंट पे लगेगा, ठीक है, वो किसी को कोई पनिशमेंट से बचाने के लिए अगर कोई डायरेक्शंस वो को फॉलो नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए एक इंस्पेक्टर है, ठीक है, इंस्पेक्टर साहब क्या करते हैं कि किसी को उसे उन्हें वो मिली है, डायरेक्शंस मिली है कि जाकर आप बी को पकड़ के लाइए, ठीक है। अब बी को पकड़ने की जगह क्या कर रहे हैं, वो कह देते हैं, हर बार कोई रिपोर्ट बना के दे देते हैं कि नहीं मिल रहा बी, कभी अभी वहां नहीं है, और जानते हैं कि वो बी वहां पर है, तो यहां पर वो उसे बचा रहे, ठीक है। तो उनपे कौन सा केस बनेगा, 217 का केस बनेगा। अब 218 क्या कह रहा है, देखिए 218 को समझने से पहले यहां पर एक लाइन लिखी है, फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड। अब देखिए फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड का मतलब है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि एक एफआईआर है, ठीक है, उस एफआईआर में ए रिस्पॉन्सिबल था,
एक जो था वो मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, पर जो एसएचओ साहब होते हैं वो क्या करते हैं, बी पे बना देते हैं, ठीक है, यानी कि बी पे एफआईआर बना देते हैं, तो यानी कि उन्होंने एफआईआर को एक गलत रिकॉर्ड करा, तो उनके ऊपर 218 का केस बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी को धमकी दे रहा हूं एज ए पब्लिक सर्वेंट हूं, और मैं कहता हूं कि तुम पे मैं झूठे केसेस बना दूंगा, ठीक है, और मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, अब मैं उस पर झूठे चार्जेस फ्रेम करूंगा, तो मेरे पे कौन सा केस लगेगा, 218 का चार्ज लगेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी के ऊपर झूठे रिपोर्ट बनाता है, झूठी रिपोर्ट बनाता है, तो उसके ऊपर 218 का केस लगेगा। अगर मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर एक पब्लिक सर्वेंट में आता है, अब वो क्या करता है कि कोई भी इनकरेक्ट रिपोर्ट बना के दे देता है, कोई भी कह देता है कि नहीं ये गलत चीज है, ये कोई भी गलत रिपोर्ट बनाकर देता है, क्योंकि यहां पर जरूरी है कि कोई इनकरेक्ट रिकॉर्ड बनाकर दिया हो, तो उसने इनकरेक्ट रिकॉर्ड बनाया, तो मेरे पे कौन सा, उसपे आईएएस पे कौन सा चार्ज लगेगा, 218 का चार्ज लगेगा। अब 219 क्या कह रहा है, देखिए 218 और 219 सेम लैंग्वेज है, बट यहां पर दोनों में बस इतना सा फर्क है कि यहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात करिए, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, यहां पर जजेस को भी अंडर लाइबल माना गया, ठीक है, यहां पर बस उसको क्लियर करा, बाकी सब पर सारा इनका सेम है। अब बात करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 220। अगर मान लीजिए पुलिस वाला आपको इलीगल आपको कन्फाइन करके रखता है, इलीगल कन्फाइन का मतलब यानी कि आपको इलीगली अरेस्ट करके रखता है, या कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो आपको इलीगली आपको जेल में भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो आपको इलीगल कन्फाइन कर लेते हैं, यानी कि इलीगल अरेस्ट कर रहे हैं, तो उन पर कौन सा चार्ज लगता है, 220 का चार्ज लगता है। अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर है, ठीक है, वो आपको जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं और आपका नहीं बनता, और वो जानबूझ के ये हरकत कर रहे हैं, तो कौन सा चार्ज बनता है उन जजेस पे, 220 का चार्जेस लगता है। अब एक बार पढ़ते हैं 220 क्या कहता है, कमिटमेंट ऑफ फॉर ए ट्रायल कन्फाइंड बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी, या देखिए यहां पर लिखा है किसके पास अथॉरिटी है, देखिए पुलिस वालों के पास अथॉरिटी होती है वो आपको अरेस्ट करने की, ठीक है, बट इलीगल अरेस्ट नहीं कर सकते। whoever being in any office which give him legal authority, यहां पर आप मान लीजिए पुलिस ऑफिसर्स टू कमिट पर्सन फॉर ट्रायल और टू कन्फाइंड, यानी कि ट्रायल से अगर आप क्लियर हो रहा है कि जजेस के पास भी पावर है, और कन्फाइंड से आपका पुलिस ऑफिसर अंडर आ रहे हैं, टू कीप पर्सन इन कन्फाइनमेंट, यानी कि उनके पास पावर है किसी को कन्फाइन करने की, किसी को बाउंड्री में डिटेन करने की, करप्टली मैलिशलियसली, और यहां पर क्या है उनका इंटेंशन क्या होना चाहिए, इलीगल इंटेंशंस होने चाहिए, यानी कि गलती से नहीं, जानबूझ के उन्होंने ये चीज करी होनी चाहिए। कमिट एनी पर्सन कन्फाइन और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, किसी बंदे को वो कन्फाइनमेंट कर लेते, कन्फाइनमेंट का मतलब यानी कि किसी को डिटेन कर देना 4 बाउंड्री के बीच में, ठीक है, इन द एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी, अपनी पावर का यूज करके, तो उसे कितने साल की सजा मिलेगी, 7 साल तक की सजा मिलेगी। जैसे सिंपल सी ऐसे एक एग्जांपल से समझिए, अगर कोई पुलिस वाला मुझे इलीगली आपका अरेस्ट करता है और जानबूझ के करता है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होती है कन्फाइन करने की, तो उन पे कौन सा चार्जेस बनता है, 220 का चार्जेस बनता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर आपको अगर इलीगल अरेस्ट करा जाता है तो आप पे उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर 220 का चार्ज बनता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे नोट्स के पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। थैंक यू।